दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं वर्ष 2014 में घटित हुई एक घटना, ग्रेटर नोएडा में बीटा 2 नाम से एक थाना है। इस थाने पर मैं एज ए सब इंस्पेक्टर नियुक्त था। मुझे अच्छी तरह याद है 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे और उसी दौरान ये घटना घटित हुई थी। ग्रेटर नोएडा में एक होंडा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें चंद्रमोहन नाम का एक व्यक्ति कार्य करता था। वह ग्रेटर नोएडा में ही रहता था अपने परिवार के साथ में, और उसके बगल में ही एक लड़की रहती थी जिससे उसका अफेयर हो गया था। धीरे धीरे दोनों परिवारों में इस बात को लेकर विरोध हुआ। चंद्रमोहन की पत्नी ने भी काफ़ी विरोध किया, चंद्रमोहन से भी विरोध किया, उस लड़की के घर वालों से भी विरोध किया कि स्थितियां ऐसी हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए और आप अपनी लड़की को समझाइए। ये सारी बातें हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन 1 मई 2014 की बात है। चंद्रमोहन को होंडा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से वापस अपने घर आना था। वो अपने घर वापस समय से नहीं पहुंचा। समय से न पहुंचने पर उसकी पत्नी को शक हुआ, क्योंकि वो आरटीआई की सूचनाओं को भी मांगता था, इसलिए उसके कई विरोधी भी थे। बहुत से लोग उसके दुश्मन भी बन गए थे इसी कारण से। तो इसी वजह से उसकी पत्नी को भी ये शक था कि शायद हो सकता है कहीं कोई अनहोनी उसके साथ न घट गई हो। उसने अपने पति के मोबाइल फ़ोन पर उससे संपर्क करने का बहुत प्रयास किया, संपर्क नहीं हो पाया। रात में करीब 11-12 बजे के आसपास ग्रेटर नोएडा के एक सुनसान क्षेत्र में एक गाड़ी में आग जलने की सूचना को लेकर थाना बीटा 2 की पुलिस पहुंची। पहुंचकर मौके पर आग पर नियंत्रण काबू पाने का प्रयास किया, नियंत्रण पाया भी। जब उन्होंने गाड़ी में बहुत अंदर जाकर देखा तो उनको महसूस हुआ कि एक गाड़ी की स्टीयरिंग पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो बुरी तरह से जल चुका था। उसको पहचानना बहुत मुश्किल था। गाड़ी नंबर से वो गाड़ी का मालिक का पता चल पाया। गाड़ी चंद्रमोहन के नाम पे थी। चंद्रमोहन के परिवार जो ग्रेटर नोएडा में रहते थे, उनकी पत्नी से पुलिस ने संपर्क किया। इस बात की जानकारी हुई कि गाड़ी चंद्रमोहन की है। चंद्रमोहन की पत्नी को यह बताया गया घटना ऐसे ऐसे हुई है और इसमें चंद्रमोहन जलकर चंद्रमोहन की मृत्यु हो गई है। मौके पर उनके परिजन पहुंचे। चंद्रमोहन की गाड़ी जो जल चुकी थी और वो उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चंद्रमोहन गुड़गांव का रहने वाला था। वो काफ़ी समय से यहाँ रह रहा था, अपने बच्चों के साथ यहाँ इस कंपनी में काम कर रहा था, होंडा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। दोस्तों, जब चंद्रमोहन अपनी गाड़ी में जलकर उसकी मृत्यु हो गई, इस बात की सूचना तमाम शहर में और अन्य जगहों पर पहुंची, तो उसके लिए लोगों की बड़ी वो प्रोटेस्ट शुरू हुआ। उसके लिए कैंडल मार्च हुआ। ग्रेटर नोएडा में परी चौक नामक जगह है, यहाँ पर लोगों ने उसके समर्थन में कैंडल मार्च किया। घटना बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से भी उसका जुड़ाव था। तो देश भर में उसके लिए प्रदर्शन हुए, उसके लिए न्याय की मांग उठी, उसके कातिलों को ढूंढा जाए।
ये सब हुआ। घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उसकी पत्नी द्वारा लिखाई गई शिकायत पर 5 लोगों के विरुद्ध नेम्ड एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें ये था कि प्रॉपर्टी को लेके उनका विवाद था और शायद इन्हीं लोगों ने चंद्रमोहन की हत्या कर दी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के उपरांत घटना की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ समय बाद चंद्रमोहन के घर के पड़ोस में रहने वाली लड़की प्रीति नागर, जिससे उसका अफेयर चल रहा था, वो भी लापता हो गई, गुम हो गई। उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी थाने पर बीटा 2 पर ही दर्ज की गई। उसके कुछ समय बाद प्रीति नागर जो गुम हुई थी, उसके पिताजी के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है कि आपकी लड़की तिरुपति बालाजी में है, इसको यहाँ से आके आप ले जाएं। अगर आप नहीं ले जाएंगे तो मैं इसको बहन मान के इसकी शादी कर दूंगा। अचानक से प्रीति नगर के पिता को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी लड़की तिरुपति बालाजी में कैसे पहुंची। क्योंकि उसके संबंध में घटना पहले से ही उसके संबंध में एफआईआर दर्ज हुई थी, तो प्रीति नगर के पिता ने बीटा 2 के एसएचओ को पूरी घटना के बारे में बताया। उनके पास आए हुए जो फ़ोन के संबंध में उनको जानकारी दी। चूँकि उस घटना का विवेचक मैं था, मुझे भी जानकारी हुई। मैंने उस फ़ोन का पता लगाना शुरू किया, तो पता चला कि फ़ोन जो है बेंगलोर से आया था, बेंगलोर का नंबर था। उस समय वर्ष 2014 में एसएसपी श्री पृथेंद्र सिंह हुआ करते थे। घटना के संबंध में पूरी जानकारी उनको देते हुए और उनसे बेंगलोर जाने की अनुमति मांगी, तो एसएसपी महोदय द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए मुझे जाने की अनुमति दी। मेरे साथ में एक हेड कांस्टेबल और मेरे साथ में लड़की के पिता ने भी जाने की इच्छा जाहिर की। लड़की के पिता के साथ उन लड़की के मामा जी भी थे, वो भी गए। हम 4 लोग बेंगलोर सिटी पहुंच गए। बेंगलोर पहुंचने के बाद पुनः एक फ़ोन आता है अलग किसी दूसरे नंबर से, जिसमें फिर से वही बात दोहराई जाती है कि आपकी लड़की तिरुपति बालाजी में है, आप आके उसको ले जाओ, नहीं ले जाएंगे तो मैं उसको बहन मान के शादी कर दूंगा। ये सारी चीज़ें हुई। नंबर की जानकारी होने पर उस नंबर का पता लगाने का प्रयास किया गया कि नंबर कहाँ का है। नंबर का पता चला कि वो नंबर तिरुपति बालाजी का ही है, परंतु वहाँ पर एक सिक्के वाला पीसीओ होता है, कॉइन पीसीओ, वहाँ का है। उसकी बात पर विश्वास करके लड़की के पिताजी और मामा जी दोनों तिरुपति बालाजी गए। उस नंबर पर फ़ोन करने का प्रयास किया, परंतु उस व्यक्ति ने फ़ोन नहीं उठाया और ना ही इस फ़ोन का कोई जवाब दिया। थक हार कर उन्होंने काफ़ी वहाँ अपनी लड़की को तलाश किया तिरुपति बालाजी में। न मिलने पर शाम को वो बेंगलोर सिटी वापस आ गए और सारी घटना के बारे में मुझे बताया। कुछ दिन तक हम लोग ऐसे ही ढूंढते रहे, प्रयास करते रहे, फ़ोन का इंतज़ार करते रहे कि कोई और फ़ोन आएगा तो हम लोग फिर प्रयास करेंगे, इस फ़ोन के ज़रिए वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। लगभग 4-5 दिन बाद
लड़की के पिताजी और मामा जी थक हार कर परेशान हो गए। उन्होंने वापस चलने की इच्छा व्यक्त की। उनके द्वारा जब ये बताया गया मुझे, तो मैंने अपने एसएसपी महोदय से इस संबंध में बात की कि इस तरह से 4 दिन हो गए हैं, लड़की का कुछ पता नहीं चल पा रहा है और ना ही टेलीफ़ोनकर्ता ने दोबारा कोई टेलीफ़ोन किया है जिससे हमें आगे की जानकारी हो सके। परंतु एसएसपी महोदय ने मुझे बताया कि अगर उनके पिताजी और मामा जी आना चाहते हैं तो वो आ जाएँ, परंतु आप वहीं पर रुकिए, क्योंकि अगर आप भी आ जाएंगे और अगर कोई फ़ोन आता है तो आपको पुनः दोबारा पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। इसलिए आप वहीं पर रुककर कुछ दिन और वेट करिए, शायद कोई फ़ोन आए। 3-4 दिन बाद जब उनके पिताजी यहाँ ग्रेटर नोएडा में वापस आ गए, तो फिर से फ़ोन आता है, फिर से वही बात दोहराई जाती है। प्रीति नगर के पिताजी ने मुझे जरिए टेलीफ़ोन ये अवगत कराया कि उनके पास फिर से उसी व्यक्ति का फ़ोन आया है और वो लड़की को ले जाने की बात कह रहा है। मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत करिए, वो नंबर मुझे बताइए। उस नंबर की जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने अपने स्तर से उस नंबर की जानकारी की, तो पता चला कि ये सिक्के वाला, कॉइन वाला पीसीओ है और चंद्रमोहन इतना शातिर था, टेलीफ़ोन करने वाला इतना शातिर था कि उसने जो है टेलीफ़ोन करने के लिए ऐसे टेलीफ़ोन बूथ को चुना जिससे हमें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। जिससे उसने टेलीफ़ोन किया था वो आँखों से ब्लाइंड था, कुछ देख नहीं सकता था, न उस व्यक्ति के बारे में कुछ बता सकता था। हमने जब वहाँ जाकर प्रयास किया तो वही हुआ, उसने हमें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता था तो क्या बता पाता हमको। हम थक हार कर फिर वापस चले गए। फिर फ़ोन गया उसके पिताजी को, फिर प्रयास किया, फिर वही सिक्के वाला फ़ोन, कॉइन वाला फ़ोन। लेकिन अब की बार उसने ऐसी जगह से फ़ोन किया था जिसके पास में ज्वेलरी शॉप था और वो हॉस्कोटे नाम की जगह थी। हॉस्कोटे का मार्केट था, वहाँ ज्वेलरी शॉप थी, उसके बगल से उसने फ़ोन किया था। मैंने उस जगह की अच्छी से छानबीन की, उसको देखा क्या हो सकता है, कौन हो सकता है फ़ोन करने वाला। सोचते सोचते मैंने ज्वेलरी शॉप के ओनर से बात की, उनसे 2-3 दिन पहले किए गए फ़ोन के संबंध में जानकारी की, उनका सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की, तो पता चला कि उनका डीवीआर ख़राब हो गया था और कहीं सुधरने के लिए गया हुआ था। हमें बड़ी मायूसी हुई कि शायद हम अब वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन ये अच्छा हुआ कि कुछ घंटों बाद उनका डीवीआर ठीक होके आ गया था। हमने उनसे आग्रह किया, अपना परिचय देते हुए बताया, घटना के बारे में बताया और बताया कि सीसीटीवी फुटेज की बहुत आवश्यकता है और उसी से हम लोग आगे पहुंच पाएंगे, उसी से हमें कुछ दिशा मिल पाएगी कि किस व्यक्ति ने बराबर की दुकान से प्रीति नगर के पिताजी को फ़ोन किया था। जब सीसीटीवी देखा गया तो उसका चेहरा स्पष्ट नहीं आ रहा था। शाम को 6:30 बजे के आसपास की बात थी, तब अंधेरा होने लगा था। सीसीटीवी फुटेज में उसके सर से नीचे का हिस्सा आ रहा था, सर नहीं आ पा रहा था, न हम पहचान पा रहे थे कौन व्यक्ति है। लेकिन हाँ, उसके पहनावे से, उसके ड्रेस कोड से ये लग रहा था कि किसी कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है। ज्वेलरी शॉप के ओनर से भी इस संबंध में बातचीत की, उनको भी फुटेज दिखाया, तो उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोलार में एक 2 व्हीलर होंडा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये उसकी ड्रेस है, क्योंकि उसके यहाँ पर
ग्राहक आते थे ज्वेलरी ख़रीदने के लिए, तो वो जानता था कि ये ड्रेस वहाँ की है। उसने हमको इतना क्लू दिया, तो हम एक व्यक्ति को लेकर वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद हमने टू व्हीलर कंपनी में अपनी एंट्री दर्ज कराते हुए और वहाँ के जो एचआर मैनेजर थे उनसे पूरा घटनाक्रम बताते हुए और उनसे ये आग्रह किया था कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चंद्रमोहन हो, हाल फिलहाल में आपकी कंपनी में ज्वाइन किया है कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि हाल फिलहाल में तो कोई ऐसा व्यक्ति इस कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि कंपनी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी होंडा की, और बहुत बड़ी कंपनी थी। उसमें करीब 5 से 7 हज़ार लोग काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति अभी हाल फिलहाल में यहाँ आया है चंद्रमोहन नाम का। मेरे बहुत आग्रह करने पर और उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं पता करता हूँ। मैंने उनसे कहा कि हाल फिलहाल में किसी कंपनी के थ्रू आया हो, कैसे भी आया हो कोई नया व्यक्ति, उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप वेट करिए, हम पता करके बताते हैं। कोलार में टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होंडा की थी। उसमें मैं, हेड कांस्टेबल और एक प्राइवेट व्यक्ति, मैं अकेला वहाँ पर जो है, और वहाँ का लोकल का व्यक्ति था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। वहाँ पर कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल होता है, मुझे नहीं आती थी, मैं केवल हिंदी और इंग्लिश में ही बात कर सकता था। तो चूँकि लोकल भाषा भी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने एक वहाँ के लोकल व्यक्ति का चयन करके उसको अपने साथ इस मिशन में लिया था। लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद एचआर मैनेजर मेरे पास आए और उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में बताया जिसका नाम था नितिन शर्मा, जो अभी 1.25 महीने पहले ही दिल्ली से आया है और टेक्नीशियन की जगह पर काम कर रहा है, लोगों को वहाँ सिखाता है, अच्छा व्यक्ति है। मैंने कहा कि ठीक है, आप उसका बायोडाटा मुझे ज़रा दिखाइए। बायोडाटा में उसका फ़ोटो भी लगा होगा, उसका नाम होगा, सब क्वालिफ़िकेशंस होगी और भी जानकारियाँ होंगी। तो मैंने उनसे जो है उसका बायोडाटा मांगा। बायोडाटा भी आ गया था, और जब बायोडाटा मैंने देखा, उस पर लगा फ़ोटो देखा, तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि ये कैसे संभव हो सकता है। जिसकी एफआईआर, जिसकी जल के मरने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, 5 लोग नेम्ड हैं, वो व्यक्ति जिंदा कैसे हो सकता है। जब मैंने ये देखा तो मैंने अपने एसएसपी श्री प्रीतिंदर सिंह साहब को बताया। मैंने बताया कि ये तो जो वहाँ जल के मर गया है वो यहाँ ज़िंदा है, इस कंपनी में काम कर रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा रुक के मुझे कहा कि विनय, तुमको नहीं पता कि तुमने क्या काम किया है, और इस व्यक्ति को जो है कैसे भी यहाँ पर लेके आना है, ये व्यक्ति निकलना नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है साहब। एसएसपी महोदय ने मुझे बताया, आदेश दिया। मेरे द्वारा जो है बहुत नाटकीय ढंग से उस व्यक्ति को बुलाया गया, बुला के प्रलोभन भी दिया गया कि आपको जो है एक अच्छा ऑफ़र दिया जा रहा है, डेल कंपनी से आपको ऑफ़र है। मैं वहीं से आया हूँ, और हम लोग जो है नई नई कंपनियों में जाकर लोगों के प्रोफाइल देखकर उनको चयनित करते हैं, अपनी कंपनी में अच्छी सैलरी देना चाहते हैं, उनसे काम लेना चाहते हैं। तो आपको चुना गया है, क्या आप हमारी डेल कंपनी में काम करना चाहेंगे? चंद्रमोहन ने हमारी डेल कंपनी में काम करने की इच्छा व्यक्त करी। तो हमने उनसे ये कहा कि हमारे जो है एचआर मैनेजर बाहर कुछ दूरी पर हैं,
आप हमारे साथ चलिए, हम उनसे मिलवाते हैं, आप लोग बातें कर लीजिए। अगर वो आपसे सेटिस्फाइड होते हैं तो आपको हम इससे अच्छी सैलरी पर अपनी जगह पर अच्छी पोस्ट पर आपको जो है रख देंगे। चंद्रमोहन सोच विचार करके उसने हामी भर दी और हमने जो प्राइवेट व्यक्ति जो वहाँ का था, उसकी गाड़ी थी, उसमें उसको बैठाल के हम उसको लेके चल दिए। कुछ दूरी पर जाने के बाद उसको ये महसूस हुआ कि शायद जो है मेरा अपहरण हो रहा है, क्योंकि हम सभी लोग अपहरण प्राइवेट में थे। उसको ये एहसास नहीं होने दिया था कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ और मेरे साथ पुलिस है, या कुछ हम ऐसी नीयत रखते हैं कि उसको पकड़ के ले जाएंगे। ये सब चीज़ें किसी भी घटना के बारे में हम उसको नहीं बताया था। केवल यही कहा था कि हम डेल कंपनी से आए हैं और आपको अच्छी सैलरी देंगे, आप हमारे HR मैनेजर साहब से बात कर लीजिए। लगभग 5-7 किलोमीटर चलने के बाद उसको जब शक हुआ तो एक ब्रेकर पर गाड़ी रुकी, तो वो गाड़ी से कूद के भाग गया। मुझे बड़ी हैरानी थी कि गाड़ी मैं चला रहा था, 2 लोग पकड़े हुए थे, किसी ने भी उसको पकड़ने का प्रयास नहीं किया। मैंने बीच रास्ते में ही गाड़ी रोक के, क्योंकि मुझे पता था कि SSP महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया है कि किसी भी हालत में ये निकलना नहीं चाहिए, इसको यहाँ पर लेके आना है सुरक्षित। तो वही मेरे दिमाग में था और मैंने सोचा कि अब अगर ये चला गया तो मुझे भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जाना नहीं चाहिए। तो मैंने स्टीयरिंग छोड़कर और मैं जैसे ही उसके पीछे पे दौड़ना शुरू किया, दौड़ के कुछ दूरी पे मैंने उसको पकड़ लिया। जैसे ही मैंने पकड़ा तो वो मेरे साथी भी आ गए और ये वहाँ चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, मेरा अपहरण करके ले जा रहे हैं। लोकल के लोगों ने सोचा कि शायद सही है, मैं हम सब प्राइवेट में थे, उन्होंने सही माना। वहीं पर एक पुलिसकर्मी भी बैठा था, वो आया हमारे पास, उसने कहा भाई आप कहाँ ले जा रहे हो? तो हमने उसको बताया, हमने कैसे इस तरह से है, हम आपके थाना होसकोटे है उसमें इसको ले जा रहे हैं और हम कोई अपहरण नहीं किया है, ये वहाँ का क्रिमिनल है, इसने अपने आप को जलाकर मार दिया है और पड़ोस की लड़की प्रीति नागर उसको लेके ये भाग आया है। इसकी खोज में हम यहाँ पर काफ़ी दिनों से हैं और आज ये पकड़ा गया है, तो इसको थाने ले जा रहे हैं। पुलिसकर्मी को भी हम लोगों पर विश्वास नहीं हुआ, तो वो बोला ठीक है मैं भी चलता हूँ थाने पर। मुझे भी अच्छा था कि एक जो है वर्दी में कांस्टेबल भी मुझे मिल गया, इसको अच्छे से ले जा पाएंगे थाने तक। हम लोग आधा घंटे में होसकोटे नामक जगह है, वहाँ पर उसी नाम से थाना है, वहाँ पर लेके पहुँचे। चंद्रमोहन से मैंने इंट्रोगेट किया, वो मान गया कि हाँ जी मैं चंद्रमोहन हूँ। और फिर आगे की जो बातें थी वो हमें पूछनी तो थी, परंतु सबसे पहले प्रीति नागर की रिकवरी बहुत आवश्यक थी। तो हमने प्रीति नागर के बारे में पूछा कि कहाँ है प्रीति नागर, तो वो हमें जो है प्रीति नागर के पास ले गया। वहाँ पर इन लोगों ने कहीं जगह थी कुलार में, वहीं पर इन्होंने कमरा लिया हुआ था और दोनों पति पत्नी के रूप में ये रह रहे थे। उसके बाद लड़की को लेके हम लोगों ने बताया कि इस तरह से आपके पिता ने आपकी गुमशुदगी का मुकदमा लिखाया हुआ है, तो आप लोग चल कर जो है वहाँ अपना कोर्ट में बयान दीजिए, वहाँ चलना पड़ेगा। उन लोगों को समझाया, चंद उनको भी समझाया कि कुछ नहीं होगा, वहाँ चल के ये बयान दे देंगे आपके फेवर में, तो आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे इस मामले से। चीज़ें तो हमें पूरी पता ही थी, लेकिन उसको कैसे भी करके ग्रेट नोएडा लेके आना था मना के। एक रात वहीं प्राइवेट में रखा किसी के घर पर, जैसे तैसे इसको घर में रख पाए। अगले दिन थाना बीटा 2 से एक महिला कांस्टेबल, 3 कांस्टेबल बाई फ्लाइट बेंगलोर आए, क्योंकि हम 2 अकेले थे तो और कोई महिला कांस्टेबल भी नहीं थी, तो ये उचित नहीं था कि महिला को बिना महिला कांस्टेबल के उसकी सहायता से ग्रेटर नोएडा लाया जाए। सुबह फोर्स आ गया और चंद्रमोहन को लेकर हम चलने लगे। तो चंद्रमोहन ने
मुझे कहा कि अगर मुझे आप छोड़ देंगे तो मैं आपको अच्छे पैसे दूंगा। मुझे भी ये जानने की इच्छा हुई कि ये पैसे कहाँ से लेके आएगा, और मैं ये जानना चाहता था कि इस केस में और कौन कौन इन्वॉल्व हैं, कौन कौन हो सकते हैं, इसकी सहायता किस किस ने की है इस मामले में। तो मैंने कहा ठीक है, तुम पैसे कहाँ से लेके आओगे, जानने की कोशिश की। तो उसने कहा कि ग्रेटर नोएडा में मेरा घर है, 2 घर हैं, एक घर बेच दूंगा, आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें कोशिश की जानने की। इसको हम ग्रेटर नोएडा लेके आए। ग्रेटर नोएडा आने के बाद इससे इंट्रोगेशन जब किया तो इसने बहुत चौंकाने वाली बात बताई। उस 1 मई 2014 की उस घटना को बताया जिसमें चंद्रमोहन शर्मा ने एक पागल व्यक्ति को इस घटना के लिए चुना। उस पागल व्यक्ति को षड्यंत्र के तहत अपनी गाड़ी में बिठाकर, अपना इसका साला था विदेश शर्मा, उसकी मदद से उसको सीट बेल्ट पर एक बेल्ट से बांधकर गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी थी। और उसके बाद ये जो है प्रीति नगर को लेकर बेंगलोर चला गया था। इसने इस घटना को कबूला। इसने ये भी कबूला कि इसका घटना में इसका साला भी जो विदेश शर्मा था उसका भी बराबर का योगदान रहा है। फिर उसके बाद जो है पूरी घटना के बारे में इससे जानकारी ली गई। बेंगलोर में मैंने 15 दिन रहकर इस घटना पर काम किया, इस इन्वेस्टिगेशन पर काम किया। उस दौरान बेंगलोर में मुझे बहुत सारी समस्याएं आई। मैं वहाँ की भाषा को नहीं जानता था, समझता नहीं था, इसलिए भी वहाँ के खान पान का भी अलग ही था। लेकिन मुझे ये था कि अगर चंद्रमोहन या जो भी व्यक्ति प्रीति नगर को लेके आया है वो रिकवर हो जाए तो बस मेरा काम ख़त्म हो जाए। मुझे नहीं पता था कि इस प्रीति नगर की रिकवरी में इतना बड़ा सत्य सामने आएगा कि एक मरा हुआ व्यक्ति जो है पुनः ज़िंदा हो जाएगा, ये मुझे नहीं पता था। और ना ही पूरे किसी को भी नहीं पता था कि ये ज़िंदा है। लेकिन ज़िंदा निकला तो सभी को हैरानी हुई। और उस समय सभी चैनलों पर बहुत अच्छा कवरेज हुआ था इस घटना के ऊपर। अगर आप देखना चाहें इस घटना को तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्राइम पेट्रोल पर आप जाएंगे, सोनी टीवी पे जो आता है उस पर बर्न्ट अलाइव के नाम से 2 एपिसोड इस घटना के बने हैं। और ये मेरी घटना के ऊपर आधारित है। चंद्रमोहन शर्मा और प्रीति नागर, इसकी पत्नी सविता शर्मा, विदेश शर्मा, ये सभी जो है इसमें इन्वॉल्व इस घटना में रहे हैं। और मेरे द्वारा ही फिर इसके जो साले को भी गिरफ्तार किया गया था। घटना के जो एविडेंस थे वो मेरे द्वारा कलेक्ट किए गए थे, सारे एविडेंस मेरे द्वारा कलेक्ट किए गए थे। और इतने अच्छे एविडेंस कलेक्ट हुए थे, परंतु जब कोर्ट में उसकी सुनवाई शुरू हुई, वो भी मैं बताता हूँ आपको। इतने अच्छे एविडेंस कलेक्ट करने के बावजूद भी उसको सज़ा नहीं हो पा रही थी। मैं जब एसओ जीआरपी रामपुर मुरादाबाद से लगा हुआ एक जनपद है, वहाँ का मैं एसओ था जीआरपी थाने का। जब उस केस में मैं एविडेंस के लिए उपस्थित हुआ तो मुझसे जज साहब ने कहा कि इसको सज़ा हो ही नहीं सकती, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ एविडेंस भी नहीं है, कैसे इसको सज़ा होगी। जिस पर मेरे द्वारा उनको बताया गया कि श्रीमान जी, इस घटना से संबंधित सारे एविडेंस मेरे पास हैं। मेरे इस वीडियो को अगर पुलिस से संबंधित व्यक्ति देख रहे हैं या देखेंगे तो वो ये जान लें कि कोई भी महत्वपूर्ण घटना अगर घटती है तो उसकी एविडेंस आप जो है, अब आजकल नया दौर चल रहा है, पुराना नहीं है, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, आप उससे रिलेटेड सारी चीज़ें रिकॉर्ड के रूप में
रखिए, पता नहीं कब वक्त काम आ जाए। मेरे साथ यही हुआ। मैंने उस घटना के सारे एविडेंस की कॉपी अपने लैपटॉप में स्कैन करके एक फ़ोल्डर बना के रखी हुई थी। जब जज साहब ने कहा कि इसको सज़ा ही नहीं हो पाएगी, इसने अपराध किया है, फिर भी सज़ा नहीं हो पाएगी, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। जब उन्होंने मुझसे ये बात कही तो मैंने जो है जज साहब से कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मेरे पास इसके सारे एविडेंसेस हैं, अगर आप अलाउ करते हैं तो मैं अगले डेट पर इसको लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। इस बात को लेकर चंद्रमोहन शर्मा के वकील ने ऑब्जेक्शन उठाया। उसने कहा कि चार्जशीट लग गई है, ये कैसे शामिल हो सकते हैं। जज साहब ने कहा कि एविडेंस कभी भी आ सकती है, कभी भी शामिल हो सकती है, मैं अलाउ कर रहा हूँ, आपको उसकी कॉपी दूंगा, आप जिरह करिए। जैसे तैसे ये सब हुआ। अगले उस पर मैं लेके आया, मैंने सारे एविडेंसेस CDR से लेकर वहाँ रुकने का, खाने का, रहने का, उनके सारी चीज़ों का वो एविडेंस इकट्ठा करके, जहाँ जहाँ से उन्होंने फ़ोन किया था, CCTV फुटेज ज्वेलरी शॉप पर जो थी, वो सारी कलेक्ट करके, और जिस कंपनी में ये काम करता था वहाँ से इसका बायोडाटा पर लगी फ़ोटो, वो सारी चीज़ें मैं लेके आया यहाँ पर। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब वो सारी चीज़ें दोबारा कोर्ट के सामने आ गई साक्ष्य के रूप में, उस पर संज्ञान लिया गया, उस पर जिरह हुई, और उसके बाद उसको आजीवन कारावास हुआ। आज उन साक्ष्यों के आधार पर वो आजीवन कारावास काट रहा है। दोस्तों, मेरे जीवन की घटनाओं में ये सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। वैसे तो कई घटनाएं मैंने इन्वेस्टिगेशन करके कई घटनाएं ऐसी खोली हैं, जिसमें सबसे रोचक घटना ये है। अगर आपको और इसको विस्तृत अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सोनी टीवी पर, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बर्न्ट अलाइव, BURNT, बर्न्ट ALIVE, अलाइव, ये 2 पार्ट में इसको बनाया गया है। आप चाहें तो उस पर भी नाटकीय रूपांतरण इसका देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आने वाले समय में जितनी मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो खुद की है और किस तरह से की है, आपको उन रोचक तथ्यों के बारे में मैं बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आने वाली कुछ और महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं आपको बता सकूं, और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि कैसे वो घटनाएं मेरे द्वारा खोली गई। आपको यकीन नहीं होगा कि इस तरह से वो घटनाएं खुली हैं। आपको सारी जानकारी इस पर मिलेगी। विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी ये जानकारी मिलेगी। और मेरी इन इन्वेस्टिगेशंस में सभी तरह की इन्वेस्टिगेशन शामिल हैं, तो साइबर क्राइम पर भी आधारित हैं, IPC घटनाओं पर भी आधारित हैं, अन्य सभी तरह के अपराधों को मैंने खोला है, वो मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।